देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज 2 फरवरी है और अब आपकी परीक्षा में कितना समय शेष है इसका मूल्यांकन आप स्वयं भी लगा सकते हैं। महज 12 से 13 दिन अब आपके पास में है, मगर इस दिन को देख करके हमें अपने मन में डर को जन्म नहीं देना है। इस पूरे महीने आपको पूरी गंभीरता से काम लेना है और पूरे समन्वय के साथ कार्य करना है और तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि अपने मन पर अपने एक उम्मीद को लेकर के चलना है और इस उम्मीद को लेकर के चलना है कि यह माह मेरे लिए अनमोल माह में से एक है और यह एक ऐसा महीना है जिस महीना में हम अपने आप को परख पाएंगे कि हमारी शक्ति, हमारी क्षमता क्या है। आप अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन परीक्षा भवन में भी करें, यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। मैं माँ सरस्वती भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप तमाम बच्चों का परीक्षा परिणाम बेहद ही शानदार आए, आपका यह महीना बेहद ही सुगम जाए, बेहद ही मंगलमय जाए। मैं प्रार्थना कर सकता हूं भगवान से, मैं प्रयास कर सकता हूं, मगर कुछ एक प्रयास आपको अपने हिस्से से करना होगा, अर्थात आपको अपने समय का अभी भी सदुपयोग करना होगा। यह 12 दिन आपके लिए गोल्डन आवर की तरह है। इस गोल्डन आवर का सही ढंग से यूज कीजिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपका परीक्षा परिणाम जो होगा वो आपको गर्व का एहसास करवाएगा। आपका परीक्षा परिणाम सुखद रहे, आपकी परीक्षा अच्छी जाए, यही प्रार्थना मैं माँ सरस्वती भगवती से हर रोज करता हूँ, हर मिनट करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके बीच में जीव विज्ञान का एक और अध्याय लेकर के। इस अध्याय का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को अब मैं बिना देरी किए हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा और सुनने मात्र से आपको स्मरण सदा के लिए हो जाएंगे, मगर सुनने के साथ साथ एक कार्य और कीजिएगा। एक नोटबुक लेकर के बैठिए और नोटबुक पर जो भी प्रश्न लिखे जा रहे हैं उन तमाम प्रश्नों को प्रथमतः नोट कीजिए। देन उन जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं, प्रश्न के उत्तर बता रहा हूं, उन तमाम प्रश्न के उत्तरों को आप कॉपी में भी नोट कीजिए ताकि आपके दिमाग में सदा के लिए वो नोट्स नोट हो जाए। तो अब चलते हम लोग सवाल की ओर। प्रथम सवाल हमारा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। इससे एक ऑब्जेक्टिव भी हमारा बन सकता है। यदि हमसे पूछे कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी को लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे हुए हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। लिखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि शरीर का अधिकांश अंग प्रत्यंग जो होता है, शरीर का अधिकांश अंग जो होता है, बाकी अन्य ग्रंथियां जो होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि के संपर्क में होती है, अर्थात इससे जुड़ी हुई होती है। इसी कारण से विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां, विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यंग इससे पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़े रहने के कारण ही पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे मधुमेह रोग का एक प्रकार है और इस रोग का जन्म तब होता है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है और इंसुलिन हार्मोन का स्रवन कम हो जाता है। तब जिस बीमारी का जन्म होता है उस बीमारी को मधुमेह अथवा डायबिटीज कहा जाता है, अथवा इसको चीनी रोग भी कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है। तो लिखेंगे मनुष्य के चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वह सहायक है। मनुष्य में चीनी के पाचन कहने का मतलब क्या होगा? चीनी मीन्स ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करके रखने का कार्य जो होता है वो इंसुलिन का होता है। इंसुलिन जब पर्याप्त मात्रा में जब उसका स्रवण होता है तो वो ग्लूकोज की मात्रा को पचाने का, अर्थात चीनी की मात्रा को पचाने का मूल कार्य इंसुलिन का है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य के पाचन में मनुष्य में चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन की अहम भूमिका होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे। तो लिखेंगे आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ही हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो शरीर में थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्रंथि उसका आकार बढ़ जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवन कम हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाने के कारण और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवन
कम हो जाने के कारण हमारे शरीर में घेंघा रोग हो जाता है ना, अर्थात आयोडीन की कमी न होना चाहिए, अन्यथा लोगों को घेंघा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से हम लोग लिखेंगे कि घेंघा रोग हो जाता है। और इसमें यह होता है कि जैसे ही आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कम जाता है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिनेप्स क्या है। तो लिखेंगे दो तंत्रिकाओं के बीच खाली जो स्थान होता है उसे ही सिनेप्स कहा जाता है। स्वास्थ्य थोड़ी प्रतिकूल है, इस कारण से आवाज़ थोड़ी अस्पष्ट आप लोगों को लग रही होगी, मगर आपके लिए बेहतर प्रयास सदा के लिए जारी है। मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षा भर तक आपके बीच में कुछ ना कुछ बेहतर प्रस्तुत करता रहूं, तो वो मेरा प्रयास जारी रहेगा। भले ही मेरा स्वास्थ्य अनुकूल रहे अथवा प्रतिकूल रहे, माँ सरस्वती भगवती से ही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु कम से कम सोम से शनिवार तक मेरे लिए मेरी जान को सही सलामत रखें, मेरे स्वास्थ्य को अनुकूल रखें, ताकि मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बेहतर इन 6 दिन दे सकूँ। रविवार के दिन यदि मेरा स्वास्थ्य यदि प्रतिकूल भी होगा तो कोई बात नहीं, मगर इन 6 दिन मैं अपने बच्चों के लिए समर्पित रहूं। अगला प्रश्न है इस पाठ से कि पादप हार्मोन क्या है। 2 पादप हार्मोन का नाम लिखें। तो लिखेंगे पादप हार्मोन वैसे पदार्थ होते हैं जो कि पौधों के विकास में सहायक होते हैं, और पादप हार्मोन इनके अभाव में पौधों का विकास कदापि संभव नहीं हो सकता है। तो वैसे पदार्थ जिनके अभाव में पौधों का विकास कदापि संभव नहीं होता है और जिन पर ही पौधों का विकास निर्भर करता है, तो वैसे पदार्थ को ही पादप हार्मोन कहा जाता है। और 2 पादप हार्मोन के नाम आप लोग लिख सकते हैं। ऑक्सिन लिख दीजिए, जिबरेलिंस लिख दीजिए, अथवा साइटोकाइनिन लिख दीजिए, है ना। तो ये सभी पादप हार्मोन के नाम हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो लिखेंगे तापमान का नियंत्रण, बोलना, श्रवण की क्षमता आदि कार्यों को नियंत्रित करने का जिसका कार्य होता है वह तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य है बोलना, है ना, और किसी प्रकार की आवाज़ को का श्रवण करना, है ना, शरीर में तापमान की दर को नियंत्रित करके रखना। तो ये सभी कार्य जो है सो तंत्रिका तंत्र के कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है। तो लिखेंगे तंत्रिका उत्तक जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। वो संवेदनाओं का संग्रहण करता है, वो जानकारियों को इकट्ठा करता है, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को एक स्थान से दूसरा स्थान तक हस्तांतरित करता है। तो ये सभी कार्य इस प्रकार तंत्रिका उत्तक जो है वो कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरा स्थान तक शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ये तंत्रिका उत्तक इस प्रकार कार्य करते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो लिखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एक रासायनिक संदेश वाहक है जिसका मूल कार्य है कि एक तंत्रिका कोशिका से विभिन्न संदेशों को दूसरी तंत्रिका कोशिका अथवा मांसपेशियों तक पहुंचाना, है ना, यह न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया जो क्रिया हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है ना, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वह क्रिया संपन्न होती ही है, उस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए फॉर एज यदि कोई गर्म पदार्थ है और जब हम लोग कोई किसी गर्म पदार्थ को यदि जैसे ही छूते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक स्वतः क्या हो जाता है, हमारा हाथ तुरंत वहां से क्या हो जाता है, हट जाता है ना। जैसे ही हम लोग गर्म पदार्थ को छूते हैं अचानक से हमारा हाथ वहां से हट जाता है। ये क्रिया हमारी इच्छा के विरुद्ध हुई। जैसे ही गर्म पदार्थ के संपर्क में हमारा हाथ आया अचानक से हमारा हाथ जो है वो क्या कहते हैं, जैसे ही आपके बीच में देखते होंगे, जब कभी आप सड़क से होकर के जाते होंगे और अचानक से कोई कीट पतंग जैसे ही आपकी आंखों में प्रवेश करता होगा, वैसे ही आपकी पलकें जो होगी अचानक से वो गिर जाती हैं, है ना। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत है। अथवा छींक आना, है ना, तो ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। अब प्रतिवर्ती चाप है, तो प्रतिवर्ती चाप के बारे में हम लोग लिखेंगे। जो प्रतिवर्ती चाप ऐसी क्रिया होती है जिनके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पता चलता है। प्रतिवर्ती चाप ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में अंतर आप लोग लिख दीजिएगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो लिखेंगे जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है ना, और ये जो हार्मोन जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, है ना। इस प्रकार जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है। तो इस प्रकार नियंत्रण एवं समन्वय से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप सब मन से पढ़ते रहिए, अंत तक पढ़ते रहिए। देखिए अध्ययन करते रहिए, मेहनत करते रहिए
और परिणाम ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और आपकी तैयारी यदि अच्छी रही होगी तो परिणाम जरूर अच्छा आएगा। 0.1% भी तनाव अपने मन पर नहीं लीजिए। पढ़ाई तो तनाव का विषय है ही नहीं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जिम्मेदारी कहने का क्या मतलब हुआ? तो आप अध्ययन कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, परिणाम निश्चित रूप से संतोषजनक होगा। और जितना नंबर भी आपको प्राप्त हो उस नंबर से आप लोग संतोष रखिए, जरूर सब कुछ बेहतर रहेगा। धन्यवाद।